हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का बच रहा था बच्चों, हम उसको ऑनलाइन के लिए मैंने तुम्हें बोला था कि ऑनलाइन में मैं तुमको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि बात की जाए स्टैट्स का कितना वेटेज है, क्या रहता है बच्चों, लगभग अगर लास्ट टाइम की हम बात करें तो 7 क्वेश्चन हमारे पास वेटेज में थे 2022 के सेकंड वाले पेपर में, ठीक है ना। तो जल्दी से हम बात करते हैं ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स में ना बच्चों। बस आपको ध्यान रखना है कि 4 क्लासेस का हमारा पूरा वेटेज रहने वाला है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्राफ्स के बारे में, ठीक है ना। ग्राफ्स कौन कौन से हो गए, जैसे कि हमारे पास में बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, ये सब के बारे में हम डील करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक जो रहता है हमारा यही रहता है। 9th क्लास में हमने इस चीज़ को जाना था, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज़ जो हमारी रहती है, दूसरी चीज़ जो है हमारी, वो है हमारी बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होगा, इसमें हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे, हम देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसीज को नाम क्यों दिया जाता है ना। सेंट्रल टेंडेंसी में बच्चों हम 3 चीज़ों को जनरली मोस्टली हम देखेंगे यहाँ पर। पहला मीन होता है, दूसरा मीडियन होता है, और लास्ट हमारा क्या रहता है बच्चों, लास्ट हमारा रहता है यहाँ पर मॉड, ठीक है। इसके अगले टॉपिक की अगर हम बात करें, जो हमारा 11th का पोर्शन था बच्चों, उसको बोला जाता है डिस्पर्जन, ठीक है। जो डिस्पर्जन वगैरह था इसके बारे में हम डील करेंगे। डिस्पर्जन में जैसे कि हम बात करें, जो मोस्टली चीज़ें जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं बच्चों, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब चीज़ें तो दूसरी हैं। इससे पहले हम जो इसके अंदर डील करेंगे बच्चों, वो होगा हमारा डेविएशंस। जो ये वर्ड डेविएशन है, इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सब उठने लगे हैं कि डेविएशन हमारा क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। और अगर लास्ट चीज़ के बारे में बात करें, जो लास्ट हम टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे बच्चों, वो हमारा 12th का होगा, ठीक है। 12th वाला जो पोर्शन था बच्चों, हमने नहीं देखा था सीबीएसई के सिलेबस में, क्योंकि हमारा ये नहीं है, पर उसको बोला जाता है बच्चों तुम्हारा कोरिलेशन, एंड दूसरी बात होती है हमारे पास में रिग्रेशन, ठीक है। ये 2 बातें हमारे पास इसके अंदर रहेंगी। अब बात कर लेते हैं इसके वेटेज के बारे में कि इसका वेटेज हमारा क्या क्या रहता है, ठीक है ना। तो वेटेज के बारे में अगर मैं बात करूं, लास्ट टाइम से देखा जा रहा है कि ग्राफ के ऊपर इतना फोकस नहीं है उनका, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम के बारे में उतना नहीं पूछा जा रहा है। तो ये मान करके चल सकते हो बच्चों आप, फिर भी अगर हम एवरेज लेकर के चलें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं सेंट्रल टेंडेंसी की मैं बात करूं बच्चों, 3 से 4 सवाल होंगे, जिसमें कि इंक्लूड हो सकता है तुम्हारा डेविएशन वाली बात इसके अंदर में, ठीक है। अगर मैं फिर बात करूं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में, तो लगभग मान सकते हो अप्रोक्स इसका रेशियो रहता है 3 क्वेश्चनों के लगभग। और कोरिलेशन डिग्रेशन से अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे रह सकता है, हो सकता है कि वो उसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दें। हम एवरेज मान करके चल रहे हैं कि स्टेप चैप्टर का अगर वेटेज 10 क्वेश्चंस का रहता है, तो इतना सेपरेट वो कर करके चलते हैं आगे में, ठीक है। चलो खैर आगे चलते हैं अब इसके बारे में। अब स्टैट्स है क्या बच्चों, स्टैट्स भी हमारा मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है बच्चों, जहां पर ना हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, और कैलकुलेशन इस वजह से की जाती है, डेटाज को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। जो मैंने शब्द लिया डेटा, इसका मतलब समझेंगे। देखो हमारे पास में क्या है बच्चों, डेटा जो हम बोल दे रहे हैं ना, डेटा, ध्यान रखना, ये साथ साथ नोट डाउन भी करते चलना जहां जहां पर तुमको लगे। ओवरऑल हमको इस चैप्टर से जो मैक्सिमम चीजें निकालनी है, वो मीन मीडियन मोड के बाद का जो टॉपिक होगा वहां से निकालना है, ठीक है। अब डेटा क्या होगा बच्चों, देखो डेटा बोला जाता है तुम्हारा कुछ भी फैक्ट या फिगर है, कुछ भी फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ फिगर जैसे कि नंबर हो सकता है। इसके बारे में अगर हमारा कुछ डिस्कशन चल रहा है तो उसको हम जनरली क्या बोलेंगे, उसको डेटा कंसिडर किया जाएगा, यानी कि डेटा उसको नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करें कि डेटा होता किस किस टाइप का है, तो डेटा हमारा जनरली बच्चों 2 टाइप का होता है। जैसे कि मैं बात करूं, पहला डेटा होता है हमारे पास में प्राइमरी डेटा, और जो बच्चों दूसरा डेटा होता है हमारे पास में, वो होता है हमारे पास में सेकेंडरी डेटा, ठीक है ना। 2 टाइप का हमारा इस तरीके से डेटा ये चलता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब कैसे कैटेगराइज करोगे कि कौन सी चीज हमारी प्राइमरी है और कौन सी चीज हमारी सेकेंडरी है, बहुत ही आसान सी बात है। देखो अगर आपके पास जो सोर्स है, किसी चीज को आप बना रहे हो, अगर आपके पास वो खुद सोर्स है, आप ये भी कह सकते हो कि ये चीज आपका क्या होता है, एक तरीके से ये फर्स्ट हैंड होता है आपका ना। जो भी आप किसी भी चीज को इस्तेमाल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आप एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर भी आपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों, आपने दिशा का बुक लिया होगा या अरिहंत का बुक लिया होगा, तो ये सब में आपको पीवाईक्यू वगैरह मिले होंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो पीवाईक्यू कहाँ से पब्लिश हुआ है, उसको यूपीएससी ने दिया है, पर यूपीएससी ने दिशा वालों को तो नहीं कहा था ना कि तुम हमारी पब्लिकेशन को निकालो या हमारे पेपर प्रिंट करो। उन्होंने खुद से जो पहले से स्टोर हो, ये भी कहा जा सकता है बच्चों इसको, जो कहीं पर आपके पास में क्या हो, ऑलरेडी स्टोर्ड ना हो, नॉट ऑलरेडी स्टोर्ड, जो पहले से स्टोर्ड ना हो कहीं पर, उस चीज को आप जनरली क्या कहते हो, प्राइमरी डेटा कहते हो। अब आप ऐसे सोचो, अगर आपको डाउनलोड करना था मान लो मैथमेटिक्स का पेपर, कोई से भी ईयर का, तो आपने सबसे पहले वेबसाइट को हिट किया, यूपीएससी को आपने खोला, जब आप वहां से डायरेक्टली पेपर को डाउनलोड कर रहे हो तो वो ओरिजिनल सोर्स हुआ। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाली चीज हमारी क्या रहती है बच्चों, ये चीज हमारा ओरिजिनल सोर्स रहता है, यानी कि इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जो चीज उन्होंने पहले से बना करके दी है वो पहले से तुम्हारे पास पहुंच गई है।
तो वो जो चीज आप पहले से किसी के पास डायरेक्ट अप्रोच करके किसी को पकड़ रहे हो, तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी बच्चों, वो आपका ओरिजिनल सोर्स कहलाएगा, और वही चीज हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी डेटा कहलाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुमको दे भी दूं बच्चों, जैसे कि हमारे पास कुछ भी कहें, कोई गवर्नमेंट मैगजीन है जो कि गवर्नमेंट खुद पब्लिश कर रही है, जैसे कि मैं बात करूं, उन्होंने बता दिया कि हमारे पास करंट 5 ईयर प्लान ये है, या अगले साल जो हम योजनाएं लाने वाले हैं वो सब हमारी इस तरीके से प्रकाशित हो रखी है। उन्होंने ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा बता दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि ऐसा ऐसा हम करेंगे। बाद में दूसरों लोगों ने उसको स्पेसिफाई किया, तो उस करंट डेटा को हमने उठा करके फर्स्ट हैंड नहीं रखा, ओरिजिनल सोर्स नहीं रखा, उसमें खुद से कुछ मर्जअप करना शुरू कर दिया, तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी, वो चीज आपकी प्राइमरी डेटा नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। और भी चीजें आप देख सकते हो इस जगह पर, जो सेंसस होता है, सेंसस का मतलब होगा जैसे जनगणना वगैरह चल रही है, कहीं पर कुछ और बातें हो रही हैं, तो जितनी भी चीजें आप यहाँ पर देखोगे वो सबका सब क्या रहेगा, प्राइमरी डेटा रहेगा, ठीक है। दूसरी हम बात करें अगर सेकेंडरी डेटा के बारे में, सेकेंडरी डेटा आप किसको कहते हो, देखो सेकेंडरी डेटा आपका वो होता है जो कि आपके पास जो पहले से ऑलरेडी स्टोर्ड होता है कहीं पर ना, जो कहीं पर पहले से मौजूद है, यानी कि ये चीज आपका प्राइमरी नहीं रहा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं आपको किसी चीज की जानकारी लेनी थी, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज के बारे में आपको जानना है, आपने गूगल पर लॉगिन किया, वहां पर आपको दिखा एनसाइक्लोपीडिया और आपने उठा करके उसको खोल दिया, या विकीपीडिया भी आपने खोल दिया, तो वहां से जो डेटा किसी ने लिख रखा है, या विकीपीडिया पे कोई भी बात उन्होंने लिख रखी है, वो उन्होंने खुद से तो नहीं लिखी ना, उनको नॉलेज कहीं से आया, उन्होंने भी पहले कहीं से पढ़ा होगा, तो उस चीज को फिर वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो उसी चीज को आप ऐसे समझो जो ओरिजिनल नहीं होता फॉर्म में, जिसमें कुछ और आप बदलाव कर दो, कुछ एडिट कर दो उस चीज में, तो उस चीज को आप प्राइमरी नहीं बोल सकते, उस चीज को क्या बोलोगे आप, सेकेंडरी डेटा बोलोगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम समझ सकते हैं, मैंने कहा भी ना, जैसे कि विकीपीडिया आपके पास हो गया, एक ये एग्जांपल हो सकता है, कुछ भी वेबसाइट्स हो गई आपके पास और भी बहुत तरीके की, तो ये जितना भी सोर्स हमारा रहने वाला है, ये सब का सब क्या कहलाएगा बच्चों, सेकेंडरी डेटा की फॉर्म में ये सब चीज हमारी इंक्लूड होगी। तो अभी तक हमने देखा कि जो भी फैक्ट या फिगर के बारे में हम बात करेंगे वो दो तरीके का होगा, या तो प्राइमरी होगा या फिर बच्चों वो सेकेंडरी होगा, ठीक है ना। अब आगे में चलते हैं, अगली बात के ऊपर हम बात करते हैं जल्दी से। डेटा को हमने लिख दिया, अब डेटा को बताने के ना बच्चों रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं कि डेटा को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे से सोचो, हम यहाँ पर ना रिप्रेजेंटेशन सोच रहे हैं, पर उससे पहले ना कुछ छोटी छोटी सी बेसिक बातें आपको जाननी है, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मेरे पास कुछ डेटा, और ध्यान रखना जब भी हम डेटा के बारे में कहेंगे तो जरूरी नहीं कि वो नंबर्स हो, हमने कहा ना फैक्ट्स या फिगर्स, कि कुछ भी बात हो सकती है, किसी के बारे में कुछ फैक्ट हो सकता है कि वो डेटा कहलाएगा उसका, ठीक है ना। 4 लोगों के नाम भी हमारे डेटा के अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से डेटा को हम बता सकते हैं। अब ऐसे समझो, अगर मान लो मेरे पास में किसी ने कुछ नंबर्स रख दिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ नंबर्स रख दिए 1 2 5 7 9, और ये ऐसे ऐसे करके मेरे पास में 11 तक ऐसे ऐसे कुछ नंबर्स रख दिए। अभी आप इसको काउंट भी कर सकते हो, देख भी सकते हो कि कौन कौन से नंबर हैं। इस डेटा को जो पढ़ा जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है आपका अनग्रुप्ड। क्या बोलते हैं हम इस बात को, अनग्रुप्ड डेटा बोला जाता है। और फर्दर अगर कोई आपसे पूछना चाहे कि अनग्रुप्ड क्यों कहा गया, अनग्रुप्ड इसलिए कहा गया बच्चों क्योंकि ये नंबर्स हमारे इंडिविजुअल आ रहे हैं, कोई किसी के साथ नहीं। ऐसा नहीं है कि 9 यहाँ पर बहुत सारे आए या 11 बहुत सारे आए, तो ऐसी चीजों को हम सिंपली क्या बोला जाता है, अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं, यानी कि ग्रुपिंग नहीं की गई इसके बारे में। बस इतनी सी बात ध्यान रखो। दूसरी बात इसके साथ में ये कहा जाता है कि बच्चों ये जो अनग्रुप्ड डेटा है इसको इंडिविजुअल सीरीज भी बोला जाता है, इसको कहा जाता है इंडिविजुअल सीरीज, यानी कि ये बात हमारी किसी के साथ में भी अटैच नहीं हो रखी है, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरी की चीज के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास कुछ डेटा इस तरीके से है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे पास कुछ नंबर्स आ रहे थे, मैंने मान लो ये नंबर्स लिखना चालू किया बच्चों, 5, 5, 7, 9, 9, कुछ ऐसा लिख दिया। अब आप इस डेटा और इस डेटा में फर्क पहचानोगे कि जो ये वाला डेटा है, यहाँ पर डेटाज आपके नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। अगर अब इस डेटा को आप पढ़ना चाहो, ओवरऑल हम करने क्या वाले ना, देखो डेटा स्टैट्स में इस तरीके से चुना जाता है बच्चों जिसको स्टडी करना आसान हो, क्योंकि हमें ना उस फिगर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, कुछ ना कुछ जानकारी चाहिए होती है। अगर आपका सारा टाइम इसी में ही खराब हो गया कि आप 9 को गिनते रहो, तो आप डेटा से कुछ जानकारी नहीं निकाल पाओगे। तो हमने क्या किया ना, सबसे पहले हमने एक छोटी सी चीज को सोचा कि जितनी भी चीजें ये 1 1 1 आ रही हैं हम उसको लिख लेते हैं। 1 जितनी भी बार है हम केवल उसको क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अब आप ये देखोगे कि 1 रिपीट कितनी बार हो रहा है, 3 बार। जो ये रिपीट हो रही है चीजें, यानी कि कितने टाइम्स वो आ रहा है, अकर कितनी बार कर रहा है, उसको एक शब्द से डिनोट कर दिया यहाँ पर, जिसको नाम दिया गया है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब और कुछ नहीं है बच्चों कि वो नंबर हमारा कितना फ्रीक्वेंट है, कितनी बार आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है, इसको जनरली हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली xi का मतलब होता है डेटा, xi को x1 x2 x3 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फर्दर आप ये देखोगे कि 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 3 कितनी बार आ रहा है तुम्हारा, 1 बार, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 7 भी कितनी बार आ रहा है तुम्हारा,
7 भी तुम्हारा 1 बार आ रहा है और 9 कितनी बार आ रहा है बच्चों तुम्हारा 4 बार। अब हमने क्या किया ना, देखो इस वाले डेटा में और इस वाले डेटा में फर्क कहाँ है बच्चों, सबसे बड़ा फर्क इसमें इस जगह पर आया है कि जो ये डेटा है इसको एक नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा ऐसे समझो जिस चीज के साथ में आप टेबल बना दोगे, कुछ इस तरीके का टेबल बना दोगे जिसके साथ में फ्रीक्वेंसी अटैच हो जाए, उसको हमेशा क्या नाम दिया जाएगा बच्चों, ग्रुप्ड डेटा उसको नाम दिया जाएगा। अब इस जगह पर जो ग्रुप्ड डेटा है, फर्दर एक और बात ध्यान रखना, इसको बोला जाता है बच्चों तुम्हारा डिस्क्रीट सीरीज। क्या नाम दिया जाएगा इस बात को, डिस्क्रीट सीरीज। और इस वाली चीज को क्या नाम दिया जाता है, इंडिविजुअल, यानी कि किसी के साथ अटैच नहीं है। डिस्क्रीट इसलिए बोला क्योंकि बच्चों यहाँ पे टूटती हुई चीजें चलती हैं। अब देखो यहाँ पर 3 के बाद 4 नहीं आया, 5 के बाद 6 नहीं आया, 7 के बाद 8 नहीं आया, तो जंप ले रहा है कुछ कुछ, तो वो टूटा हुआ पोर्शन यानी कि डिसकंटिन्यूअस वाली बात को आप क्या बोलते हो इस जगह पे, डिस्क्रीट। अब एक लास्ट तरीका हमारे पास में क्या है, देखो अगर मैं तुमको ये कहूं कि मेरे पास में और भी बहुत सारा डेटा था, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो इस जगह पर अगर मैंने इस सब पोर्शन को लिखा, ठीक है, वो बात भी हमारी। अब अगर मैं तुमको ये कहूं कि मेरे पास कोई नंबर है, 5 जो है वो अकर कर रहा है 6 बार, 7 जो है वो अकर कर रहा है 8 बार, और भी बहुत सारे नंबर ऐसे हो सकते थे, तो ऐसे डेटा के लिए हम इसको नहीं अब बनाएंगे। मैंने क्या कहा तुमसे, देखो अगर मैं यहां पर लिखना शुरू करता 1 1 1 2 2 5 5 7, उसके बाद 13 17 17 16 और भी बहुत सारे नंबर जितने भी हो सके। अब आप ये सोचो अगर आप इसको बनाने चले गए बच्चों तो डेटा ही आपका बहुत सारा लग जाएगा, आप उसको बता नहीं पाओगे इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, देखो और भी बहुत सारे नंबर मान लेता हूं मैं, यहां पर चलते हुए जा रहे थे, तो इस वाली बात के लिए हमने ये कहा गया बच्चों हम यहाँ पर एक दूसरे तरीके का टेबल बनाएंगे, और इस टेबल को हमने क्या नाम दिया, देखो इस जगह पर हमने जो डेटा था उस पे सबसे पहले यहां पर हमने एक बात को लिखा जिसका नाम था बच्चों हमारा क्लास इंटरवल। इसको नाम दिया हमने क्या, देखो क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के सामने हमने वापस से दूसरी चीज को लिखा जिसका नाम था बच्चों हमारा फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, देखो आपके पास 1 1 1 बहुत बार आ रहा है, तो हमने 1 से लेकर के या ये कहो 0 से लेकर के ऐसा पार्टीशन किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस जगह पर 0 से लेकर के 10 तक कोई चीज लिख लूं, हो सकता है कि 10 इसमें इंक्लूड हो जाए, वो बात तुमको याद आएगी कि यहाँ पर फिर चीज कहाँ से कहाँ चलेगी, 10 to 20, ये वाली चीज 20 to 30, फिर वापस से ये 30 to 40, इस तरीके से बच्चों ये तुम्हारा चलता रहेगा। यानी कि हम इस चीज का सेपरेशन इस तरीके से कर देते हैं। फर्दर आप ये देखोगे कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं होगा कि सब नंबर की फ्रीक्वेंसी हम ऐसा नहीं करेंगे कि अलग अलग सेपरेट करके लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 0 से 10 तक गिन के देखो कितने नंबर आपको टोटल मिल रहे हैं, 1 1 5 और ये तुम्हारा 6 7 8 टाइम्स तुम्हारे पास नंबर जो आ रहे हैं वो 0 से लेकर के 10 तक के आ रहे हैं। अब बस इतना ध्यान रखो, इस वाले डेटा में बस ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होती है कि हम ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते बच्चों कि अगर इसमें यहां पर तुम 5 को देखना चाहो कि 5 की एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी, क्योंकि वो तो एक डब्बे में बंद हो चुका, जिस इंटरवल का नाम क्या है हमारा 0 से लेकर के 10। फर्दर आप देखोगे कि और किसी ने गिना यहां पर तो 10 से लेकर के 20 तक उसको 4 नंबर मिल गए, यहां पर 7 मिल गई, ये 3 और ये तुम्हारा 2। अब इस वाले डेटा को जो पढ़ा जाता है उसको डेटा को नाम क्या दिया जाता है, इसको डेटा को नाम दिया जाता है बच्चों तुम्हारा कंटिन्यूअस सीरीज। इसको नाम दिया जाता है तुम्हारा कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस क्यों कह रहे हैं, देखो इस बात को, जो तुम्हारा डेटा है ये ध्यान रखना बच्चों, ये सारा का सारा कौन से वाला, ये पूरा पोर्शन जो इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, ये सब का सब, यही चीज हमारा क्या है, देखो यही चीज हमारा डेटा है। ये तो सामने में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो तो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में, ठीक है ना। अब इस जगह पर दूसरी चीज को एक और समझना है यहाँ पर, इस सीरीज में, और इसको भी क्या नाम दिया जाता है, ये भी हमारा ग्रुप डेटा के अंदर में कंसिडर होता है, ये भी हमारा ग्रुप डेटा रहता है। अब इस जगह पे ध्यान रखना, एक बात आएगी छोटी मोटी जिसको आप ध्यान रखोगे फर्दर। देखो सबसे पहले यहां पर किसी भी इंटरवल को आप पिक कर लो, जो यहां पर ये तुम्हारा 20 आ रहा है, अगर मैं इसको पिक करूं कि L = 20 मैं इसको कह सकता हूं, L = 20 को बोला जाता है बच्चों तुम्हारा लोअर लिमिट, इसको क्या नाम दिया जाएगा, लोअर लिमिट। इसी तरीके से अगर मैंने 30 को पिक किया, अगर मैंने यहाँ पर इस जगह पे 20 को पिक कर लिया वापस से, तो इस जगह पर वो क्या कहलाएगा, इसका इस जगह पर वो कहलाएगा अपर लिमिट। बस इतना ध्यान रखो, 20 या तो यहां पर इंक्लूसिव होगा तो यहां छोड़ देंगे, और अगर 30 यहां इंक्लूड होगा तो यहां पर छोड़ देंगे, किसी एक पोर्शन में उसको रखना है, ठीक है ना, उतना ले जाएगा उस चीज को। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस जगह पे एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बच्चों मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क, ठीक है ना। अब क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखना। देखो क्लास मार्क कह सकते हो आप इसको, या फिर आप इस बात को बोल सकते हो मिड वैल्यू। क्लास मार्क और मिड वैल्यू बताने का बड़ा ही एक आसान तरीका है बच्चों, आप बस इतना सा काम करते हो कि जो आपका लोअर लिमिट है, जो आपका लोअर लिमिट है उसके साथ में अगर आप अपर लिमिट को ऐड कर दो, लोअर लिमिट के साथ अगर आप अपर लिमिट को ऐड कर दो, और उस बात को आप किससे डिवाइड कर दो, देखो 2 से। जैसे ही आप इस बात को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपका एक क्लास मार्क बन जाएगा जो ओवरऑल इंटरवल्स का मीन होता है। जैसे मैं अभी इस चीज का क्लास मार्क बताऊंगा तो 10 + 0 10/2 दैट इज 5।
अगला कितना हो जाएगा 15, देन 25। तो इस तरीके से हमारा क्लास मार्क चलता रहेगा। तो ये छोटी मोटी बातें बस तुमको ध्यान होनी चाहिए कि लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, क्योंकि आगे चल करके जब हम इसके बारे में क्वेश्चंस वगैरह मीन मीडियन मोड में डील करेंगे तो ये सब बातें तुम्हारे पास वहां पे नजर वापस से आएंगी, ठीक है ना। चलो, और एक और बस बात ध्यान रखना, देखो एक चीज होती है जिसको नाम दिया जाता है बच्चों विड्थ। ये सारी बातें मैं कंटिन्यूअस के लिए समझा रहा हूं तुमको, इनमें तो नहीं होगा विड्थ वगैरह नहीं आती इसमें विड्थ क्या होगा बच्चों, देखो अपर लिमिट में से अगर मैं लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मैंने क्या बोला, अगर मैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो भी चीज तुम्हारे पास में आएगी वो तुम्हारी विड्थ कहलाएगी उस क्लास इंटरवल का। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी पोर्शन पर खड़े होकर के दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 20 - 10 कितना दे देगा मुझको 10। तो इसका क्लास विड्थ जो होने वाला है वो कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक बात। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब अगली चीज हम डील करने वाले हैं किसके बारे में, देखो अगली चीज के बारे में हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या है, देखो मैं फैक्ट्स फिगर रख तो सकता हूं किसी के सामने। अब मैं तुमको एक छोटी सी बात बताता हूं, देखो मान लो कि मैंने यहां पर कुछ लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने यहां पर, ये लिया बच्चों मैंने प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, और यहां पर लिख दिया मैंने उनका नंबर या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी या कुछ भी हो सकता है यहां पर ये, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा बच्चों सबसे पहले ए, देन उसके बाद लिखा मैंने इस जगह पर बी, देन इस जगह पर सी, और यहां पर रहा तुम्हारा ये डी, ठीक है। सॉरी, देखो अब इस जगह पर प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं ए बी सी डी, और इस जगह पर फ्रीक्वेंसी भी हम लिखने वाले हैं इस चीज का ना। अब ऐसे सोचो, अगर मैंने इसमें लिख दिया कि इस डेटा का फ्रीक्वेंसी था 10, इस वाले का कुछ भी लिख दिया मैंने 7 लिख दिया, इस वाले का लिख दिया बच्चों मैंने 15, और इस वाले का मैंने लिख दिया इस जगह पर मान लो हमारे पास में 12, कुछ ऐसा पोर्शन मैंने लिख दिया। अब ऐसे सोचो, अभी तो डेटा तुम्हारे पास में बहुत कम है। अगर मैं तुमको ये कहूं कि सबसे लोएस्ट प्रोडक्ट कौन है तुम्हारा, जो सबसे कम है बिक्री में या कुछ भी कह सकते हो काउंट में कम है, तो वो कौन है बच्चों, हमारा बी को दिखा रहा है। अब ये सोचो कि ये बहुत बड़ी फाइल हो जाए जिसमें से कि आपको पिक करना पड़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, शुरू से आखिरी तक चीजों को देखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इन चीज को ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना शुरू किया। जो सबसे पहला हम यहाँ पर ग्राफ पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है हमारे पास में बार ग्राफ, ठीक है। इसका नाम होता है हमारे पास में बार ग्राफ। अब ये बार ग्राफ क्या चीज है, कैसे पता चलेगा कि बार ग्राफ ही बनाना है हमको, बहुत सिंपल लॉजिक है बच्चों। जब आपका डेटा, जो भी आपका डेटा है, ये तब आपको यूज करना है, ध्यान रखना, यूज तब आपको ये करना है जब आपका डेटा जो होना बच्चों, आपका वो डेटा होना चाहिए कौन से वाला, देखो अनग्रुप्ड वाला डेटा आपका रहना चाहिए इस जगह पर, अनग्रुप्ड, या फिर ये भी कह सकते हो इंडिविजुअल सीरीज। डेटा जो होगा आपका वो रहना चाहिए अनग्रुप्ड वाला, और या फिर आप कह सकते हो कि वो रहना चाहिए हमारा इंडिविजुअल सीरीज। ध्यान रखना, जैसे जैसे हमारा डेटा कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा, ग्राफ से हम हटते रहेंगे, दूर जाते रहेंगे, हम तब बार ग्राफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब दूसरी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो बार ग्राफ में आपको करना क्या है, वही बात अपनी 2D वाली, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने को सबसे पहले पकड़ लेनी है बच्चों। इस जगह पर नीचे में आपको लिखना होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा नाम की फॉर्म में होगा, और इधर क्या चिपकाना होगा आपको, इधर लगाना होगा बच्चों अपना फ्रीक्वेंसी को। अब ऐसे समझो, जब मैं इस प्रोडक्ट को लिखूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे इस जगह पर ए के बारे में। तो जब ए को बनाया जाएगा तो ए हमारा यहां पर आ जाएगा, मान लो कि उसका फ्रीक्वेंसी हमारा कितना चला गया, 10 कर गया वो 10। वापस से जब आप बी को देखोगे तो बी कितना ले लेगा हमारे पास में 7, बी आ जाएगा हमारे पास इस जगह पर 7। अब बात उठती है कि सर इसको चिपका करके भी तो बना सकते थे। बस ध्यान रखो, देखो जो आपका बार ग्राफ होता है उसमें जो ये आपके पास रेक्टेंगल्स आप उठा रहे हो, इनके बीच में स्पेसिंग होती है, और जो इनके बीच में स्पेसिंग होगी, ये भी चीज ध्यान रखोगे आप लोग छोटी सी, इनके बीच में आपके पास चलेगा इक्वल स्पेसिंग। यानी कि ऐसा ना हो कि आपने इसको कुछ दूर बनाया और दूसरे को थोड़ा और ज्यादा दूर बना दिया ले जाकर के, तो वो नहीं करेंगे हम यहाँ पर इस जगह पे। अब वापस से आप दूसरों को बना सकते हो इस जगह पे। अब अगर हम सी को बनाना चाहें तो सी आपको पता है कि 15 तक जाएगा, ये हमारा सी रहा। और लास्ट अब आप इसी तरीके से डी को बनाना चाहो तो बच्चों डी आपका पिक कर जाएगा कहां से कहां तक, डी आपका चला जाएगा 12 तक, ठीक है ना। डी को हम बना सकते हैं इस जगह पे, तो डी आ जाएगा हमारा किस जगह पर 12 तक, हमारा ये डी कुछ इस तरीके से उठ करके थोड़ा सा और ऊपर ये कुछ ऐसा हमारा डी आ जाएगा। अब आप देखो, मैं कह रहा था तुमको कि फैक्ट फिगर को पढ़ना आसान है अगर आप उस चीज को ग्राफ के थ्रू बताना चाहो। अब आप सब इसको देख करके बता सकते हो कि सबसे जो इमारत टाइप ऊपर में जा रही है वो कौन है हमारे पास में, वो सबसे ऊंचा कौन है, सी है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बार ग्राफ में आपका क्या चलता है, देखो इक्वल स्पेसिंग चलती है, ठीक है ना। बस इतनी चीज को ध्यान रखोगे, ठीक है ना। और एक और बात ध्यान रखना है कि इसमें केवल ओनली, ये बात लिख भी लेना बच्चों चाहे साथ में, ओनली लेंथ इज टू बी कंसिडर्ड। जो आपकी लेंथ होगी बच्चों केवल और केवल आपको वही कंसिडर करनी होती है, जो इसकी विड्थ होती है उसका कोई रोल इधर पर नहीं होता। बस इतना ध्यान रखना है
विड्थ इसलिए सेम बना दी जाती है ताकि सिमेट्रिसिटी दिखे चीजों में, और इक्वल स्पेसिंग इसलिए रखी जाती है ताकि ये चीज मर्ज ना कर जाए अगला जो ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोग्राम के साथ में। ठीक है, तो इतनी चीज हमको यहां तक क्लियर हुई होगी। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, बस ये चीज मैंने तुमको बता दी कि ये चीज तुम्हारा अनग्रुप डेटा के लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए इस्तेमाल ये चीज रहेगी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। देखो इस जगह पर दूसरा जो डेटा है हमारे पास में, जो दूसरा ग्राफ होता है हमारे पास, वो होता है बच्चों हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज है हिस्टोग्राम। अगर तुमको कोई कहे कि कब यूज करेंगे, कब पता चलेगा कि हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करना है, बस इतना ध्यान रखो, ये चीज आप इस्तेमाल करोगे बच्चों किसके लिए बताओ, ग्रुप्ड डेटा के लिए, है ना। ग्रुप्ड डेटा के लिए आप इस बात को इस्तेमाल करोगे, और जो ग्रुप्ड डेटा है उसमें भी अगर मैं मेंशन कर दूं स्पेसिफिकली कि आप इस चीज को किसके लिए इस्तेमाल करते हो बच्चों, इसको इस्तेमाल करते हो बच्चों आप कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। कंटिन्यूअस सीरीज बोले तो जैसे कि 0 से लेकर के 10, 10 to 20 वो वाली सीरीज जो थी। ठीक है ना, अब मैं इस जगह पर तुमको बताऊं कि यहां पर अगर मान लो वापस से हम किसी चीज को बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, वापस से किसी चीज को बनाना चाहते हैं, इस जगह पर मैंने लिख दिया उठा करके, ये बात हमारी रही बच्चों क्लास इंटरवल। ठीक है ना, क्लास इंटरवल रहा, और इस जगह पर क्या आ जाती है हमारे पास वापस से फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, अभी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अभी आगे में सुनो, देखो इस जगह पर सबसे पहले 0 से लेकर के 10 चलेगा बच्चों, 10 to 20 चलेगा, 20 to 30 चलेगा। इधर पर और भी बहुत सारी बातें आपके पास आती रहेंगी। बचपन में जब तुमने 9th 10th में इन चीज़ों को पढ़ा होगा तो वैसे वाली भी चीज़ें हमने ड्रॉ करी थी, जिनमें आपका ये जो स्पेसिंग होता था बच्चों इक्वल नहीं होता था। तब हम 0.5 यहाँ से घटा के पॉइंट जोड़ देते थे, 0.5 यहाँ पर, तो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, टाइम बाउंड के उसमें सॉल्व करना उन्हें ठीक नहीं रहेगा फिर। अब इधर पे देखो, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो 0 से लेकर के 10, जैसे मैं पीछे बता रहा था, मान लो कि यहाँ पर ये 7 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, वापस से ये 12 हो गया, और ये कुछ भी हो गया, मान लो वापस से 8 हो गया। ये कुछ ऐसा हमारा डेटा रहा। अब बच्चों देखो, इसको कंटिन्यूअस सीरीज जब आपने बोला है तो यानी कि आप अब एक्स एक्सिस पे जब ग्राफ को ड्रॉ करने जाओगे, आप ग्राफ को ड्रॉ करने जाओगे तो सबसे पहले जो एक्स एक्सिस आपका ये रहेगा, नीचे में आपका इस जगह पर चलता है बच्चों क्लास इंटरवल। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्लास इंटरवल कहाँ रखना होता है। जैसे पीछे हमने क्लास इंटरवल नहीं लिया था, वहाँ पे प्रोडक्ट था, तो वो एक्स एक्सिस पर चलेगा। बस हमेशा ध्यान रखो, फ्रीक्वेंसी हमेशा कहाँ लाई करेगी, वाई एक्सिस पे। हालांकि ग्राफ्स वगैरह को इस तरीके से भी ड्रॉ किया जाता है, पर हम जो जनरल नोटेशन मान करके चलेंगे अभी फिलहाल कि आप क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पर रखोगे और वाई एक्सिस पे अपना क्या रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी। अब दूसरी बात को जल्दी से सुनेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर कुछ मार्किंग की जाती है, जैसे अपने को पता है यहाँ पर 0 होगा, ये 10 होगा, ये 20 होगा, वापस से ये 30 और ये 40, और फिर वापस से कितना होगा 50। अब आप यहां पर जब इस ग्राफ को बनाओगे तो आप खुद पाओगे कि इनके बीच में कभी भी स्पेसिंग आएगी नहीं, ये बिल्कुल चिपक के चलेंगे एक दूसरे से। अगर ये चिपक के चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि 0 से लेकर के 10 तक सबसे पहले जब आप चीजों को बनाओगे तो ये 7 तक राइज करके इस तरीके से बन जाएगा। कुछ भी प्रोडक्ट होगा या जो भी चीज आपकी ये रहेगी। दूसरा, जब आप 10 to 20 राइज कराओगे तो इस बात को ये कहां तक जाएगा बच्चों, तुम्हारा ये 10 तक चला जाएगा। वापस जब मैं इसको 30 पे बनाना चाहता हूँ, ये मेरा रहा 7, ये मेरा रहा इस जगह पर 10। वापस से जब 20 से 30 बनाना चाहते हो तो ये नीचे थोड़ा सा फॉल करेगा 5 तक, ये कुछ ऐसा। वापस से 30 to 40 में जब जाओगे आप इसको, तो ये चला जाएगा वापस से और ऊपर तक, जिसका नाम क्या रहने वाला है हमारा, ये रहने वाला है हमारा 12। अगला देखो 40 to 80 में जब आप इसको बनाओगे तो ये रहने वाला है तुम्हारा 8। यह आ जाएगा हमारा कितना, इस जगह पर 8 आ जाएगा, कुछ ऐसा। अब आप ये सोचो, इसमें हमारे पास में इक्वल स्पेसिंग नहीं आती, यानी कि ये बिल्कुल हमारे क्या रहेगा, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल चिपक करके ये चलेगा। तो बस इतना ध्यान रखो, हिस्टोग्राम का हम केवल कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमारे पास सीरीज कैसे रहने वाली है, सीरीज हमारी कंटिन्यूअस रहने वाली है। ठीक है, अच्छा एक और बात ध्यान रखना बच्चों, बस इस जगह पर जो आपका एरिया होता है, देखो इधर पर एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल आप पकड़ लो और जो उसका एरिया होगा, यानी कि मैंने ये रेक्टेंगल पकड़ा, मान लो इसका एरिया बच्चों ये वाला होगा, पूरा ये वाला होगा। ठीक है ना, एक बात और सोचने वाली है कि कोई भी रेक्टेंगल जब आप पिक करोगे, इस जगह पे जो भी रेक्टेंगल आप पिक करोगे तो उसका विड्थ हमेशा सेम रहने वाला है। ये जो चौड़ाई है सबकी सेम रहेगी, केवल लंबाई बदल रही है। तो सोच के देखो, जिसकी लंबाई ज्यादा उसका एरिया क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा होने वाला है। तो एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल ये कहा जाता है कि ये चीज हमारा प्रोपोर्शनल होती है, जिसका एरिया ज्यादा होगा उससे ये बात आप अनुमानित कर सकते हो कि वो हाइट ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जितना भी वो हाइट आपका छू रहा है उतना ही ज्यादा उसका क्या रहने वाला है, एरिया रहने वाला है, टोटल उस बात का। ठीक है ना, ओवरऑल ये भी देखा जाता है कि अगर मैं इस टोटल एरिया को निकाल दूंगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसी के साथ में एक और बात मैं तुम्हारी कंबाइन कर दूं, यहाँ पर एक और चीज को साथ में मिलाते हुए चलेंगे। इसके एक चीज होती है, एक टर्म होती है जिसको बोला जाता है बच्चों, तुम्हारा क्या, उसको बोला जाता है तुम्हारे पास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या कहते हैं इस बात को, देखो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इसको नाम दिया जाता है।
अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब है क्या, देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है अगर आप सबसे पहले ध्यान रखना है यहाँ पर फाइंड करना पड़ता है बच्चों हमको मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसको बोला था, देखो मैंने वहां पर क्लास मार्क को बोला था मिड वैल्यू वगैरह के बारे में। अगर मैं इन सब चीजों का मिड पॉइंट वगैरह कनेक्ट करता हुआ चलूं, मिड पॉइंट कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, जैसे कि तुमको अगर मैं बात करूं इसका मिड वैल्यू कितना आ सकता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, देखो मिड वैल्यू मैंने इस चीज को लिखा। अगर मैं तुमको कहूं कि मिड वैल्यू इसका मैं निकालना चाहता हूं तो आप आज अब से निकाल सकते हो कि इसका आ जाएगा बच्चों तुम्हारा 5, या आ जाएगा तुम्हारा 15, या आ जाएगा 25। इसी तरीके से ये चीज तुम्हारा 35 और ये वाली चीज तुम्हारा 45। अगर मैं इन चीजों को तुमको कहूं कि वो चीज पोर्शन ढूंढो जो 0 से 10 के बीच में 5 को रिप्रेजेंट करे, तो आप कहोगे कि इस जगह पर तुम्हारा 5 रहने वाला है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा तुम्हारा, ये 10 आ जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा तुम्हारा 25। इसी तरीके से एक और पोर्शन ये वाला और यहाँ पर ये वाला, तो कुछ कुछ ऐसा रहेगा हमारे पास में ये। अब आप इस तरीके से देखो, अगर मैंने इन चीजों को उठा के आपस में कनेक्ट कर दिया, यानी कि एक एक स्ट्रेट लाइन से मैंने इन बातों को कनेक्ट कर दिया, तो स्ट्रेट लाइन को कनेक्ट करने के बाद जो आपका एक रफ सा कर्व बन रहा है जिसमें कॉर्नर्स बन रहे हैं, इसी कर्व को बोला जाता है बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब आप ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए क्या सच में हमें हिस्टोग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो आप जवाब दोगे कि बिल्कुल भी नहीं, हमें हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं थी। हमने क्या कहा था, देखो इस जगह पर कि आपको मिड वैल्यू पकड़ना है, 0 से लेकर के 10 तक 5 को पकड़ा आपने, और 5 को उठा के कहां तक पहुंचा दो, देखो 7 तक। तो आप ये भी कह सकते हो ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है बच्चों कैन बी ड्रॉन, इसको बना सकते हो, कैन बी ड्रॉन विदाउट ड्राइंग, यानी कि बिना ड्रॉ किए, विदाउट ड्राइंग किसको, हिस्टोग्राम को। अगर आप हिस्टोग्राम को नहीं भी प्लॉट करते हो तब भी आप क्या कर सकते हो, देखो तब भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को इजीली ड्रॉ कर सकते हो। बस ध्यान रखना प्रीवियस ईयर्स में इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बने हैं कि लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ईच चीज के प्रोपोर्शन होता है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत कम ही क्वेश्चन इससे बनते हैं, पर ध्यान रखना अगर कभी उसका मन हुआ कि इजी क्वेश्चन कोई छोड़ना हुआ तो वो बना सकता है इस चीज से ना। तो बस इतनी चीज को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे फर्दर हम बात करते हैं, देखो इस चीज में तो यहां तक का केस हमारा किसका रहा बच्चों, यहां तक का केस रहा हमारे पास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। बस इतना ध्यान रखोगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को आप बिना उसके भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जल्दी से, देखो इस जगह पर पाई डायग्राम की, ठीक है। अब पाई डायग्राम क्या है, ये हमारा लास्ट मेथड होता है किसी चीज को बताने का, रिप्रेजेंट करने का डेटा को। हमने बार ग्राफ देखा, ये सब चीजें देखी। अब देखो इस जगह पर पाई ग्राफ बोल सकते हो या फिर पाई डायग्राम बोल सकते हो, कुछ भी, वृत्त आरेख भी इसको हिंदी में बोला जाता है, ये सब बातें, ठीक है। अब होता क्या है कि पाई डायग्राम में ना हम डेटा को बच्चों प्लॉट करते हैं इन फॉर्म ऑफ सेक्टर्स। यहां पर जो डेटा होता है, डेटा इज प्लॉटेड, डेटा को हम प्लॉट करते हैं ऑन, या फिर इन लिख लेना, इन फॉर्म ऑफ सेक्टर, यानी कि सेक्टर की फॉर्म में हम इस बात को प्लॉट करना चाहेंगे, ठीक है। तो देखोगे इस जगह पर इन फॉर्म ऑफ सेक्टर, यानी कि पूरी बात को हम सेक्टर की बात में लिख देंगे उठा करके। अब आप ऐसे सोचो, हम सेक्टर तो बोल रहे हैं, यानी कि अगर मेरे पास में कोई डेटा हो और वो डेटा आपका कुल मिलाकर के कुछ भी दे रहा हो आपको वैल्यू, तो उसको पूरे को पूरे एक सर्कल पर ड्रॉ अपने को करना होगा। मैं एक छोटे से एग्जांपल से तुमको इसको समझाता हूं। देखो मान लो मेरे पास में ये डेटा था, कुछ भी यहाँ पर डेटा था और इसका इस जगह पर चल रहा है बच्चों फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बहुत ही सिंपल बात है ये। देखो अगर मैंने मान लो बच्चों डेटा को इस जगह पर 5 लिख लिया, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी मान सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। काम करना, डेटा तुम डायरेक्ट इससे उठाना, डेटा को इस तरीके से बनाना ताकि थोड़ा सा आसान लगे चीज़ों को समझना। देखो मान लो इस जगह पर आपके पास में कुछ है बात, मान लो कि डेटा कुछ ऐसा है हमारे पास में। मैं यहाँ पर दोबारा से इस चीज़ को ड्रॉ कर देता हूँ। देखो मान लो बच्चों हमने कुछ ऐसा कहा कि हमारे पास में ना कुछ गेम्स हैं, कुछ भी गेम्स है हमारे पास में। यहाँ पर कुछ गेम्स लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर ही, और इस जगह पर लिख रहा हूँ मैं कुछ प्लेयर्स कि कितने कितने प्लेयर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, ठीक है। मान लो कि मैंने पहला गेम ले लिया इधर पर क्रिकेट, देन इस जगह पर हमने पिक कर लिया बच्चों फुटबॉल को, ठीक है। तब इस जगह पर हमने पिक कर लिया टेनिस को, ठीक है। कुछ भी और भी बहुत सारे गेम्स इस जगह पर मान सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं इस जगह पर जैसे हमारे पास में वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, फिर दोबारा वापस से हमारे पास में बास्केटबॉल हो गया। तो ये सब चीज़ें हमारे पास में चलने वाली हैं। अब प्लेयर्स को अगर देखा जाए, मान लो मैं क्रिकेट को अलॉट कर देता हूँ बच्चों 5 प्लेयर, ये वाली चीज़ हमारी 15 प्लेयर, इसी तरीके से ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास में 10 प्लेयर्स। तो कितना हो गया अभी तक टोटल ये सम हमारा 5, 15, 20, 30। वापस से मान लेते हैं कि ये चीज़ तुम्हारी 10 हो गई और ये भी तुम्हारा कितना कितना हो गया, 10 हो गया। इजी डेटा लिया मैंने ताकि तुमको समझ आ सके बस, ठीक है। अब देखो अगर तुम इसको बार ग्राफ बनाना चाहते तब भी बना सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि इसका तो इंडिविजुअल डेटा है तो इसका बार ग्राफ ही बनेगा। हमने क्या कोशिश की, हम सर्कल बनाएंगे। अब ऐसे सोचो कि सर्कल जो होगा पूरा का पूरा सर्कल कुछ ऐसा होगा। आपको पता है कि इसका सेंट्रल एंगल जो होने वाला है बच्चों, सेंट्रल एंगल होने वाला है इसका 360 डिग्री, टोटल एंगल जो बोला जाता है।
अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इन चीजों का सबका सम कितना होगा, यानी कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इन सब बातों की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होने वाली है, तो आप जवाब दोगे कि इसका टोटल फ्रीक्वेंसी जा रहा है हमारे पास में 50। सबको सम अप करके देखोगे तो ये सबका सब तुम्हारा 50 के लगभग बैठ रहा होगा, ठीक है ना। तो 50 हमारा ये आ जाएगा। अब दूसरी बात को ऐसे समझो, अगर मुझे क्रिकेट को प्लॉट करना है और वो भी पाई डायग्राम पर प्लॉट करना है, तो पाई डायग्राम पर प्लॉट करने के लिए ना सबसे पहले ध्यान रखो, एक एंगल होता है जिसको बोला जाता है बच्चों सेक्टर एंगल, यानी कि सेक्टर का आप एंगल कैसे निकाल सकते हो, कैसे पता चलेगा वो एंगल कितना होगा। तो आपको इतना काम करना है कि जो भी डेटा है बच्चों, जो भी आपका डेटा है, उस डेटा की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप उठा करके लिख लोगे। जैसे मैं तुमको कहूँ मैं क्रिकेट को प्लॉट करना चाहता हूँ, तो क्रिकेट की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो डेटा का उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो चुका 5। अपॉन में अगर मैं बात करूंगा इस जगह पर, तो अपॉन में आएगा बच्चों तुम्हारे पास में टोटल फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता चल रहा होगा कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी, ऊपर वाला डेटा कम है, नीचे वाला कम है। जैसे कि मैं तुमको बात करूं कि मैं निकालना चाहता था इस जगह पर क्रिकेट के लिए, किसके लिए निकालना चाहते हैं, मान लो हम सबसे पहली चीज मैंने बात करी, देखो इस जगह पर कि मैं निकालना चाहता हूं इस चीज को क्रिकेट के लिए। अब क्रिकेट को निकालने के लिए देखो, क्रिकेट को निकालने के लिए सबसे पहले ये देखो कि उसका डेटा कितना है, उसका डेटा 5 है और टोटल फ्रीक्वेंसी उसके पास में कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी उसके पास में 50 है। तो आपको पता चल रहा होगा कि सेंट्रल एंगल अभी आपके पास में फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। तो आपको क्या करना होता है, लास्ट में बस इस बात को मल्टीप्लाई कर देना होता है बच्चों, किसके साथ में, 360 डिग्री के साथ में। जो 360 डिग्री होता है ना आपका, ये टोटल कंबाइंड एंगल हुआ करता है कि टोटल एंगल हमारा कितना रहने वाला है। अब बस आप इस बात को इंटू किससे कर लोगे बताओ, इंटू आप यहाँ पर लिख लोगे इसको 360 डिग्री से। जब आप इस बात को सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये वाला जो एंगल आएगा ये कितना आएगा, 36 डिग्री आएगा। आप इस बात से समझ पाए कि ये एंगल आपका 36 डिग्री आ चुका है। तो आप इजीली इस बात को बना भी सकते हो। अगर आज कोई बनाना चाहे, क्रिकेट को बनाना चाहे, तो क्रिकेट को इजीली बना सकता है। सबसे पहले वो इस तरीके से ड्रॉ करेगा और यहाँ पर कुछ एंगल इस तरीके का 36 डिग्री आएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा बताओ, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होगा देखो क्रिकेट को। ऐसा ऐसा कुछ रहने वाला है। अब वापस से सोचो कोई दूसरा कहे कि और भी चीजों को ड्रॉ करना है, तो मैं बात कर लूं तुम्हारे सामने इस डेटा का, इस डेटा का और इस डेटा का। आप तीनों का सेंट्रल एंगल बता सकते हो। अभी भी देखो, अगर क्रिकेट का आपके पास 36 डिग्री आया है तो इस वाली बात का कितना आ जाएगा, देखो तुम्हारा इन सब का भी बच्चों 72 डिग्री जाने वाला है। तो आपको ये बात पता चल पाई कि अगला अगर डेटा आप प्लॉट करना भी चाहोगे तो ये वाली बात आपके पास 72 डिग्री देके जाएगा। और वो कौन होगा बताओ आपका, वो हो जाएगा वापस से इस जगह पर टेनिस हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा या वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो भी हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस बात को भी निकाल सकते हो, ये वाला भी एंगल आपका प्लॉट हो जाएगा। तो बस अब आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि कभी भी सेक्टर एंगल कभी भी निकालना पड़े तो उस डेटा को लेकर के टोटल डेटा से डिवाइड कर दो। जो टोटल डेटा एज अ फ्रीक्वेंसी काम करेगा और इनटू में क्या आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पर 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात लास्ट ध्यान रखोगे बस इस जगह पर, अगर कोई तुमको सेक्टर एंगल पूछ ले और किस फॉर्म में पूछ ले, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछ ले, परसेंटेज की भाषा में अगर वो बात करे, तो आप क्या करोगे, देखो इस जगह पर अब डेटा को लोगे अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल डेटा को लोगे और अब इस बात को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई नहीं करना है बच्चों, परसेंटेज निकालना है। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से इस बात को उठा करके मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, अगर मुझे क्रिकेट में चीजों को बताना पड़ता बच्चों इस जगह पर परसेंट में, तो मैं क्या करता, देखो 5/50 कितना आ जाएगा, 5/50 इंटू में कितना आ जाएगा तुम्हारा ये 100। आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू कितना दे रहा है तुमको, 10। दैट इज मेरे पास ये टोटल चीजों का कितना हो रहा है बताओ, हमारे पास में ये टोटल चीजों का 10% चीज मेरे पास में मिल पा रही है। ओवरऑल एंगल एम होता ही हमारे पास 360 डिग्री है, 360 डिग्री का 10% भी निकालोगे तो वो आपका 36 डिग्री बैठ जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात थी जो कि हमने किसके बारे में बात करी, पाई डायग्राम वगैरह के बारे में बात करी। बस इन दो चीजों को ध्यान रखोगे कि सेक्टर एंगल क्या होता है और सेक्टर एंगल इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज हमारा क्या होता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं, देखो आगे अगली चीज पे हम चलते हैं। तो ये बेसिक सी बात थी, इसके PYQ लगा करके देखना इन चीजों पे, कमी है वैसे PYQ इसके लग जाएंगे मैक्सिमम वो चीजें ना। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में, सब जल्दी से देखो। उसको बोला जाता है बच्चों सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये जितना भी हमने पीछे अभी पढ़ा बच्चों, ये सारा का सारा हमारा किसका सिलेबस था, ये हमारा 9th वाली क्लास का सिलेबस था, ठीक है ना। ये बहुत रेयर ही रहता है पूछना उसका, इसके ऊपर ज्यादा बातें वो पूछता है। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है बच्चों, इसके बारे में हम बात करेंगे इस जगह पे। जो हमारा 10th वाली क्लास थी जिसमें हमने मीन मीडियन मॉड निकाला था, उस चीजों के बारे में, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, देखो सेंट्रल टेंडेंसी बोला क्यों गया, जब आप किसी चीज का मीन निकालते हो ना, जैसे मैंने मीन निकाला, मान लो लिख दिया 1 2 3, मैं नंबर्स 1 2 3 लिखने के बाद आपसे पूछूं कि भैया मीन बताओ इसका क्या है, तो आप मिडिल वैल्यू को कहोगे कि 2 इसका मीन होगा। तो सेंटर पर आती है, जब आपका डेटा जो होता है ना बच्चों बिखरा होता है बहुत दूर दूर तक, वो डेटा चाहता है कि कोई ऐसी वैल्यू को पकड़े जो मिड में हो उसके,
इसी वजह से जितना भी हमारा ये डेटा होगा, इसकी टेंडेंसी देखी जाती है कि वो सेंट्रल पर अप्रोच कितना कर रहा है। जितने भी हम डेटास को पढ़ेंगे, चाहे मीन पढ़ें, मीडियन पढ़ें या मॉड पढ़ें, वो किसी ना किसी एक चीज़ को दिखाएंगे। किसी डेटा को आप पोजिशनल डेटा कहते हो, वो सब बातें हम देखेंगे अभी कि किस चीज़ को क्या क्या कहा जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं इस जगह पर। सबसे पहले मैंने लिया मीन के बारे में, ठीक है ना। अगर मैं मीन के बारे में डील करना चाह रहा हूँ, अब मीन जो होता है ना बच्चों, आपको 3 तरीके से पढ़ना है। पहला पढ़ना है आपको इंडिविजुअल सीरीज के बारे में, फिर डिस्क्रीट सीरीज के बारे में, फिर कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में। मेथड्स हैं उसके अलग अलग। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मीन के बारे में। मीन जो है पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले, वो ले रहे हैं बच्चों यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है ना। इंडिविजुअल सीरीज के बारे में हम इस जगह पर मीन निकालना सीख रहे हैं, तो उस चीज़ को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं वो सब बातें हम देखेंगे यहाँ पर। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको यहाँ पर कहूँ, मेरे पास में कुछ डेटा था और वो डेटा हमारे पास में बच्चों कुछ ऐसा था। देखो x1 था, देन x2 था, देन x3 था, और डॉट 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 आपके पास में ये xn था। आप सब जानते हो कि मीन निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि मीन को रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों x बार से। इस जगह पर सारी चीज़ों को आप क्या कर दोगे, देखो एड अप करके लिख लोगे और डिवाइड में क्या कर लोगे, इस चीज़ को डिवाइड में लिख लोगे इस चीज़ के n। n जो होगा बच्चों, n होगा टोटल काउंट इस डेटा का, टोटल नंबर ऑफ काउंट हमारे पास में इसका कितना कितना चल रहा था। अब ध्यान रखना, देखो कहीं से सवाल बनता भी और कहीं से नहीं भी बनता। जैसे कि मैं इस टॉपिक की बात करूँ, वो इंडिविजुअल सीरीज को तो ज़रूर पूछ ही लेते हैं वो, और वो किस तरीके से पूछते हैं मैं तुमको बताता हूँ। देखो अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, अगर इस जगह पर कोई तुमसे सम पूछे, मीन दे करके सम पूछे, सम ऑफ डेटा अगर तुम निकालना चाहो, अब इस जगह पर सम ऑफ डेटा का मतलब क्या बनेगा बच्चों, देखो x1 प्लस का x2 प्लस डॉट 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 xn। अगर तुम इसका सम निकालना चाहो तो nx बार आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से अगर मैं मीन को मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो इन सब का सम, वही चीज़ n को मल्टीप्लाई कर दिया इधर। तो ये बेसिक सी बात, छोटी सी बस पता होनी चाहिए तुम्हें चीज़ों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन तुमको साथ में दिखाता हूँ इस जगह पे, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहा है। क्वेश्चन ये था बच्चों कुछ हमारे पास में, देखो ठीक है। पहले एक काम करते हैं, पहले इजी टाइप का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास में कुछ टर्म्स थी बच्चों, मैं तुमको ले लेता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। जो हमारे पास में टोटल डेटा था या टोटल टर्म्स थी, वो इस जगह पर मान लो कि बच्चों आपके पास में वो 100 रही है, वो टोटल चीज़ आपके पास में 100 रही है। वापस से आपको ये कह रहा है कि इस चीज़ का जो मीन था, अभी जो मीन था हमारे पास में, वो मीन आपको दिया गया है कितना, देखो 49 इस बात का मीन दिया गया, ठीक है। अब इसने ना कुछ आगे स्टेटमेंट कही है, वो स्टेटमेंट आपको ये कह रहा है, जो कि 3 आइटम्स बच्चों, इसमें से 3 आइटम्स जो हैं बच्चों, वो हमने रॉन्गली टाइप्ड या राइट कुछ भी कह सकते हो, हमने उसको रॉन्ग कर दिया, यानी कि गलत लिख लिया। 3 डेटा को या 3 नंबर को हमने इसमें से गलत लिख दिया। और मैं आपको बता भी देता हूं बच्चों, आपके पास जो रॉन्ग डेटा आया है, जो आपके पास रॉन्ग आइटम्स है, वो आपके पास कितनी है, देखो ये भी लिख लेना साथ में। वर रॉन्गली रीड एज, ये आया आपके पास में 40, 20 और 50। और आपके पास ये कह रहा है कि जो आपके पास करेक्ट आइटम थे, जिनको सही लेकर के चलना था आपको, वो करेक्ट आइटम्स थे आपके पास में कितना कितना, देखो 60 था, 70 था, और कितना था आपके पास में, ये 80 था। ऐसा इसने कुछ दिया, और आपको अब पूछा जा रहा है कि इस बात का बताओ अब इस जगह पर कि करेक्ट मीन हमारे पास में इस बात का क्या होगा, इस बात का करेक्ट मीन हमारा क्या होने वाला है। बहुत ही बेसिक सी बात है। देखो आप चाहो तो इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो कि पहले टोटल चीज़ x1 x2 100 तक लो, 100 से डिवाइड करोगे तो 49 आने वाला है आपके पास, ये बात रहेगी। पर एक चीज़ छोटी सी बेसिक सी बात आप इसमें कर सकते हो, जो कि आप आगे तक के लिए ध्यान रखोगे। देखो अगर कभी भी आपको करेक्ट मीन का सवाल आए कि आपको करेक्ट मीन बताना है कि भैया करेक्ट मीन बताओ इस चीज़ का हमारा क्या है, तो आपको बहुत ही बेसिक सा काम करना है। सबसे पहले ये लिखना है कि जो भी इसका रॉन्ग मीन रहा, जो भी इस बात का रॉन्ग मीन है वो लिख लो। अभी आपको पता है कि ये डेटा जो दे रखा है रॉन्ग मीन वाला है, ये वाला जो डेटा है 49 वाला जो आंसर आपको मिल रहा है, ये रॉन्ग मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप करेक्ट मीन को निकालोगे कैसे, करेक्ट मीन इक्वल टू रॉन्ग मीन, यानी कि सबसे पहले 49 को तो आप ले लोगे, फिर प्लस इस जगह पर मैं भी तुमको लॉजिक भी बता दूंगा इस चीज़ का कि ऐसा हम कर क्यों पा रहे हैं। देखो अब इसके बाद क्या करोगे ना, इस जगह पर तुमको एक छोटा सा काम करना है कि जो आपके करेक्ट नंबर है या करेक्ट डेटा है, तो आप उसको लिखोगे। इस जगह पर आपको लेना है बच्चों, देखो सम ऑफ करेक्ट आइटम्स, जो भी आपकी करेक्ट वाली चीजें हैं उनका तो सम कर लेना है, और सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से वापस से, बताओ क्या, सम ऑफ इनकरेक्ट, जो हमारे पास में इनकरेक्ट चीजें थी, सम ऑफ इनकरेक्ट चीजें जो भी थी, सम ऑफ इनकरेक्ट आइटम, जो भी आपके इनकरेक्ट आइटम थे उन चीजों को पकड़ के आप इस जगह पर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो जब आप ऐसा करोगे और साथ ही साथ इस बात को डिवाइड करना है, इस वाली बात को आपको डिवाइड करना है टोटल टर्म्स से, जितनी भी आपके पास में टोटल टर्म्स आ रही हैं उस बात से इस बात को पकड़ के डिवाइड कर दोगे, तो जो भी चीज़ आपके सामने ये नज़र आएगी, ये चीज़ हमारा क्या बन चुका होगा, ये हमारा करेक्ट मीन का फॉर्मूला एक तरीके से बन चुका होगा। अब हम बात करते हैं जल्दी से क्वेश्चन के बारे में। देखो
उसने क्वेश्चन में तुमसे कहा कि ऐसा ऐसा कुछ था। अब आप क्या करोगे ना, सबसे पहले इस जगह पर आप एक काम करोगे कि 49 को लिख लोगे, क्योंकि 49 हमारा क्या है बच्चों, रॉन्ग मीन है, इनकरेक्ट मीन है वो हमारा। प्लस करोगे इस चीज के साथ में जितनी भी चीजें आपकी करेक्ट वाली हैं। अब करेक्ट वाली चीजों को पिक कर लो, देखो यहाँ पर इन चीजों को जोड़ोगे, दैट इज 60 प्लस 70 प्लस 80, इनको तो जोड़ना है, ये तो जुड़ेंगी जुड़ेंगी। साथ ही साथ जो इनकरेक्ट वाली हैं बच्चों उनको भी आपको जोड़ना है, पर खास बात ये रहेगी कि इस चीज को आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा, 40 प्लस 20 प्लस 50 करके इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। इस वाली बात को आप जो है वो डिवाइड करोगे, पर किसके साथ डिवाइड करोगे, जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स थे। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे बच्चों हमारे पास में, 100 हमारे पास में टोटल आइटम थे। अब आप बस इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 140 प्लस 70 210 आएगा बच्चों तुम्हारा। ये ऊपर वाला पोर्शन आपको 210 और माइनस का कितना हो जाएगा, 60 माइनस 50, यह आ जाएगा बच्चों हमारा 110। अपॉन में कितना मिल जाएगा बताओ हमारा, अपॉन में मिल जाएगा हमारा 100। अगर मैं इस बात को फर्दर सॉल्व कर दूं तो 49 प्लस ये कितना आएगा, देखो 100 अपॉन 100 डेट इज 1 बचेगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा फाइनली 50। तो मेरा जो करेक्ट मीन मिल रहा है मुझको वो कितना मिल रहा है, देखो वो करेक्ट मीन आ जाएगा हमारे पास में 50। अब मैं तुमको जल्दी से इस बात का लॉजिक समझा देता हूं कि जो हमने ये बात लिखी है, बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन इसी से ही बने, पर मैक्सिमम चीजें जब इनकरेक्ट मीन या करेक्ट मीन की आएगी तो वो चीज तुम वहां पर रिजल्ट लगा सकते हो, ठीक है ना। अब मैं तुमको समझा देता हूं कि ऐसा हम कर क्यों पा रहे थे। देखो इसके पीछे का कंसेप्ट समझ लेते हैं जल्दी से। देखो अगर आपके पास मान लो कि एक डेटा गलत हो गया, मैं तुमको समझा रहा हूं, देखो अगर मान लो कि x1 x2 डॉट 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 आप xn तक जा रहे थे और मैं तुमको कहूं कि ये वाला जो x1 है, ये वाला जो x1 है, ये हमारा रॉन्ग आइटम है, यानी कि इसको यहां से सेपरेट करना है, हटाना है। अब हुआ ये होगा जब आपने इसको मीन निकाला होगा तो इसका कुछ मीन आया होगा, है ना। अब इस जगह पर देखो, जब आप इस चीज का मीन निकालने गए होंगे और जो भी आपने मीन निकाला होगा बस वो इनकरेक्ट होगा, इतनी तो चीज ध्यान रखनी है कि वो हमारा क्या रहने वाला है, वो हमारे पास में इनकरेक्ट रहने वाला है। अगर आप मीन इनकरेक्ट निकालोगे तो वो आएगा बच्चों तुम्हारा x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn आएगा। अपॉन में कितना लिखोगे बताओ, ये चीज आ जाएगी तुम्हारी n आ जाएगी, ठीक है। मैं भी इस चीज को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं बच्चों, देखो इस जगह पर स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पर वो जो m है वो रॉन्ग वाली चीज है, ठीक है। अब ऐसे सोचो, ये तो रॉन्ग आइटम था हमारा, मैं तुमको बता देता हूं कि जो मेरे पास में करेक्ट आइटम था, जो हमारे पास में सही चीज थी, वो करेक्ट आइटम मान लो कि कैपिटल X था, कुछ भी मान सकते कैपिटल X, मैंने अभी फिलहाल के लिए उसको मान लिया, ठीक है। अब ऐसे सोचो, जब मैं इस बात का मीन निकालूंगा तो ये कितना बनेगा हमारे पास में, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 कितना आएगा, देखो xn इक्वल टू ये आ जाएगा m इंटू n। m स्टैंड्स फॉर मीन एंड n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपके पास चीजें रही। अब ऐसे सोचो, अगर आप इस चीज को यहां से रिमूव करोगे तो आपके पास जो भी डेटा बचेगा वो आपका x2 प्लस xn तक बचेगा। अब इस जगह पर जब x1 को रिमूव किया जाएगा बच्चों, इस जगह पे x1 को इस जगह पर रिमूव किया जाएगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा हमको mn में से। मैंने इस बात को सब्ट्रैक्ट इधर से कर दिया। अब यहां पर मैं करेक्ट वाली चीज लेकर के आ रहा हूं, करेक्ट जो ऑब्जर्वेशन था मेरे पास में उसको मैं इसके साथ इंक्लूड कर रहा हूं। जब मैं उसको इसके साथ इंक्लूड करूंगा तो वहां पर भी इंक्लूड करना होगा। अब आप इस चीज को लिखोगे कैपिटल X प्लस का x2 प्लस का x3 प्लस का डॉट 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 कहां तक बताओ, ये xn तक, इक्वल टू आ जाएगा mn माइनस का x1 और ये प्लस का कैपिटल X आ जाएगा। अब आप ऐसे सोचो कि अगर आपको इस चीज का मीन निकालना है, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, देखो इस बात का मीन। अगर मैं इस चीज का मीन निकालूंगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से दोनों साइड में डिवाइड दूंगा। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से दोनों चीजों को बच्चों उठा के मैंने डिवाइड कर भी दिया, मैंने इस चीज को उठा के डिवाइड कर भी दिया, तो सामने में देखो n इससे डिवाइड होगा, केवल और केवल m बचेगा, इन दोनों के नीचे n आ जाएगा। मैं एक काम करता हूं, x कैपिटल X को पहले लिख लेता हूं, स्मॉल x1 को बाद में, और अपॉन में नीचे n। अब आप ये देखो कि मेरे पास अगर एक डेटा इनकरेक्ट था तो मैंने एक चीज को सब्ट्रैक्ट करके एक चीज को ऐड किया, अगर दो डेटा इनकरेक्ट होते तो उन दोनों को ऐड करके उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता। तो यही वो फॉर्मूला बन जाता है इनकरेक्ट मीन और करेक्ट मीन वाली बात से, ठीक है ना। इतनी बात शायद से क्लियर हुई होगी तुमको, ठीक है ना। अब इसी चीज पर मैं एक छोटा सा तुमको क्वेश्चन दे देता हूं बच्चों। देखो एक क्वेश्चन है ये हमारा, ये पूछा गया था तुमसे, ये आया था बच्चों हमारा 2021 में, ठीक है ना। इसको ट्राई करके रखना और बताना कि आंसर आया या नहीं आया नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। आपके पास में मैं बता देता हूं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इस बात को। मेरे पास में जो ऑब्जर्वेशंस थी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है हमारे पास में वो 12 है बच्चों, और इन 12 चीजों का जो मीन आ रहा है वो तुम्हारा 75 है। पहली बात तो आपको ये पता चली, ठीक है ना। अब आगे में तुमको ये कहा गया इस जगह पर, अगर मैं इस जगह पर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं यहां पर, हमने 2 ऑब्जर्वेशंस को यहां से रिमूव करा दिया, 2 ऑब्जर्वेशन को मैंने यहां से निकाल दिया, कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन हो सकती है, उनको निकाल दिया हमने यहां पर। अब मुझे पता है कि 2 ऑब्जर्वेशन निकलेंगे तो 10 ऑब्जर्वेशन पता चलेगी, वो देख लेना, ठीक है।
आगे में जब इन्होंने उन 10 चीज़ों का बच्चों तुमको मीन पूछा तो वो जो मीन आया है वो 65 आया है, वो मीन तुम्हारा 65 आया। अब आपको पूछ रहा है इस जगह पर जो आपको फाइंड आउट करना है, मैं तुमको बता देता हूं, मीन निकालना है तुमको, मीन ऑफ 2 डिस्कार्डेड, जो भी आपने 2 चीज़ें डिस्कार्ड की हैं, मीन ऑफ 2 डिस्कार्डेड आइटम्स, जो भी आपने 2 चीज़ें आप यहाँ पर आइटम या ऑब्जर्वेशन जो आपने डिस्कार्ड किया है उसको आपको निकालना है। इसको निकाल के रखना बच्चों, इसका आंसर आना चाहिए तुम्हारा 125, तुम्हारा इसका आंसर आना चाहिए। मैं हल्का सा हिंट भी कर देता हूँ इसको, ऑब्जर्वेशन अगर 12 है, मीन 75 है, तो 75 इंटू 12 उन टोटल चीज़ों का सम आ चुका, x1 से लेकर के x12 तक। मान लो कि x1 x2 मैंने रिमूव करा, तो उन दोनों चीज़ों को उठा करके उस तरफ भेज देना, जो भी 75 इंटू 12 मल्टीप्लाई करके तुमको मिल रहा है 900 के समथिंग आ रही है, तो उस चीज़ को उस तरफ भेज देना, तो वो 900 माइनस वो 2 बातें आ जाएंगी। अब उन 2 बातों का तुमको मीन निकालने के लिए पहले उन दोनों का सम चाहिए, उन दोनों का सम निकालने के लिए बाकी के 10 चीज़ों का सम निकालोगे तो 65 इंटू 10 कर लेना 650। ठीक है, अब मैं इसके आगे बताऊंगा तो क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो ही जाएगा। इसको ट्राई करके रखना, आंसर बस तुम्हारा कितना आना चाहिए, इसका 125 आना चाहिए। तो जो भी कुछ रहेगा इसमें जो ज़्यादातर चीज़ इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, वो यही है कि इनकरेक्ट मीन क्या होता है, करेक्ट मीन क्या होता है, ये सारी बातें। ठीक है, अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो अगली चीज़ पर, अगली चीज़ के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, अभी भी मीन ही है बच्चों हमारा टॉपिक, अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं लेकिन किसके बारे में, जो हमारा ग्रुप्ड डेटा होता है। अब यहाँ पर आ रहा है तुम्हारा मीन किसका, बताओ, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, जो भी हमारा ग्रुप्ड डेटा होगा उसके बारे में हम इस जगह पर मीन निकालना चाहेंगे। अब इस चीज़ को किस तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे, तो वो बात सुनो। ग्रुप डेटा तो हमारा 2 तरीका का होता था, एक तो डिस्क्रीट वाला होता था और एक कंटिन्यूअस वाला। पहले हम किस चीज़ के बारे में डील कर रहे हैं इस जगह पर, देखो पहले हम बच्चों डील कर रहे हैं इस जगह पर डिस्क्रीट वाले डेटा के लिए, यानी कि जो डिस्क्रीट डेटा होता है उस वाली चीज़ के बारे में। ठीक है ना, कंटिन्यूटी अभी नहीं है, उसके बाद आएगा वाला टॉपिक। अब देखो इस चीज़ में हमारा होगा क्या ना, बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी शामिल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी शामिल होने से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ऐसे समझो इस जगह पे, अगर मैं तुमको यहाँ पर पहले से एक टेबल बना के दे दूँ, यहाँ पर xi लिख दिया और ये fi, ये जनरल नोटेशन होता है बच्चों कि xi का मतलब फर्स्ट नंबर अगर पड़ेगा x1 तो उसके सामने फ्रीक्वेंसी f1 होगी हमारी। मैं इस बात को लिखूं, अगर x1 जो डेटा था वो 1 था, उसका फ्रीक्वेंसी 5 रहा, दूसरा डेटा 2 था उसका फ्रीक्वेंसी 3 रहा, तीसरा डेटा 3 था उसका फ्रीक्वेंसी हमारा 10 रहा, देन ये आपका 4 रहा, इसका फ्रीक्वेंसी भी कुछ रहा 8 रहा, और यहाँ पर ये हमारा 5 रहा, तो इसका फ्रीक्वेंसी लिख लिया हमने बच्चों फिलहाल के लिए 15। अब ऐसे सोचो, देखो पिछले वाले में और इस वाले में फ़र्क क्या हुआ बच्चों, आपने 111 जितनी बार आ रहा है उसको लिखा नहीं है, आपने फ्रीक्वेंसी लिख दिया। ऐसे सोचो अभी भी जब मैं इस बात को कैलकुलेट करूंगा तो 1115 5 टाइम्स लिखूंगा, अब मैं 1115 5 टाइम्स ना लिख करके 1 इंटू 5 कर देता हूँ, तो ओवरऑल तो सम इसी का ही आएगा। इसी तरीके से 2 2 2 3 टाइम्स ना लिख के 2 इंटू 3 कर देता हूँ, तो सम इसी का ही आएगा, 2 3 जा 6। तो ओवरऑल इस बात में जो तुम्हारा मीन का फॉर्मूला बनता है बच्चों, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, समेशन सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, यानी कि जितनी भी टोटल चीज़ें उन सबका सम अप करेंगे हम, और वो चीज़ मिलेगी हमको कितना, देखो fi इंटू xi। यानी कि यहाँ पर वापस से तुमको एक टेबल ड्रॉ करना होगा, इस जगह पर तुमको एक वापस से टेबल ड्रॉ करना होगा, उस टेबल का नाम रहने वाला है बच्चों तुम्हारा fi इंटू xi। यानी कि इन दोनों बातों को मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो बच्चों कर ही लोगे, मैं हल्का हल्का सा हिंट दे रहा हूँ इसके बारे में। ये 6 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये आपका 4 8 32 आ जाएगा, 15 5 आ जाएगा तुम्हारा 75 आ जाएगा तुम्हारे पास में, ये सॉरी 25 75 आ जाएगा ये वाली चीज़। ठीक है, अब आप ऐसे सोचो इस जगह पे, आप इसको लिखने के बाद यहाँ पर इस चीज़ का डिवीजन किससे करोगे बच्चों, आप समीशन fi से। अब आपका जो ये समीशन fi है ना, दरअसल और कुछ नहीं है बच्चों, ये टोटल फ्रीक्वेंसी ही है। यानी कि अगर मैं इन सब चीज़ों को सम अप कर लूँगा तो जो भी मेरे पास यहाँ से निकल करके मिलेगा वो हमारा क्या रहने वाला है, समीशन fi, और जो भी इन चीज़ों का सम अप होकर के आएगा वो हमारा क्या रहने वाला है, fi xi। तो ओवरऑल हमने डिस्क्रीट में जैसा काम किया है वो कुछ नया नहीं है बच्चों, वो इंडिविजुअल सीरीज का ही काम है, बिल्कुल जैसा पिछले वाले पोर्शन को आप देख करके बता रहे थे। इस वाले में भी आप क्या करोगे, बस fi xi निकाल करके इस जगह पर डिवीजन में fi रख दोगे और दोनों का डिवीजन कर दिया जाए तो वो आपका क्या निकल आएगा, मीन। ठीक है ना, अगली बात पर मैं जल्दी से चलता हूँ। देखो इस चीज़ में अगली चीज़ के बारे में अगर हम बात करें, जो तीसरा हमारा मेथड है, जो कि हमारा ये वाला मेथड थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन दोनों के मुकाबले में, क्योंकि किसी से क्वेश्चन बने ना बने, और अगर आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है तो वो मीन को ज़रूर पकड़ते हैं, चाहे वो डेविएशन के आधार पर पूछें उस चीज़ को या किसी और दूसरी चीज़ पर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से बच्चों इस जगह पर कंटिन्यूअस सीरीज़ के बारे में। ठीक है ना, अब ये कंटिन्यूअस सीरीज़ जब आएगी तो आप क्या करोगे, देखो कंटिन्यूअस सीरीज़ वापस से किस चीज़ का एग्जाम्पल है बच्चों, हमारा ग्रुप्ड डेटा का हमारा ये एग्जाम्पल रहने वाला है। अब आप बात करोगे कि इस जगह पर हम किस तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, तो मैं एक छोटे से क्वेश्चन से तुमको इस बात को क्लियर कर देता हूं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, इजी सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें। सबसे पहले देखो कि
ये रहा देखो, अगर मान लो कि मैंने इस जगह पर एक डेटा तुमको दिया बच्चों, मैं पहले लिख लेता हूँ इस बात को, क्लास इंटरवल हमारे पास में रहने वाला है कुछ, इसके साथ में कुछ और रहेगा हमारे पास में, इसका फ्रीक्वेंसी रहने वाला है इस जगह पर, ये हमारा फ्रीक्वेंसी रहने वाला है इस चीज़ का, और भी फर्दर बहुत सारी बातें अभी इस चीज़ में देखेंगे। बस आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी है, ओवरऑल हमें ना इस चीज़ से मेथड को पकड़ना है। क्वेश्चंस तो चाहे जितने भी बना लो आप, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे भरोसा रखना है अपनी, और मेथड पता होना चाहिए कि आपके पास एज्यूम्ड मीन क्या चीज़ होती है, डेविएशन किस चीज़ को कहते हैं, ये सारी बातें। तो मैं पहले डेटा लिख देता हूँ इस बात का कि ये चीज़ हमारे पास में रही बच्चों 0 से लेकर के 4, 4 से लेकर के 8, 8 से लेकर के 12, 12 से लेकर के 16, 16 टू 20, 20 टू 24, 24 टू 28, और लास्ट आपका रहेगा बच्चों 28 से लेकर के ये चीज़ आपकी रही लास्ट 32 तक। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी मैंने कंसिडर किया इस जगह पर, 2 रहा, ये 5 रहा, ये 8 रहा, इसके बाद ये वाली चीज़ आपकी 16 रही, फिर आपके पास में ये चीज़ आपकी 14 आ गई, ये चीज़ आपकी 10 आ गई, ये चीज़ 8 आ गई, और ये वाली चीज़ आपके पास में 3 आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर मीन निकालना चाह रहे हैं, बस इतना ध्यान रखो, जो आपके पास में मीन होता है किस चीज़ का बताओ, मीन अगर आप कंटिन्यूअस सीरीज का निकालना चाह रहे हो तो उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला तुम ध्यान रखोगे। हालांकि हमने मीन निकाला था बच्चों 10th क्लास में, स्टेप डेविएशन मेथड, ये बहुत सारे मेथड हमने पढ़े थे, पर हम इसी मेथड का इस्तेमाल करके मीन को निकालेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले आप कैपिटल ए लिखोगे, फिर समीशन आएगा बच्चों i इज इक्वल टू 1 से लेकर के f n एफ आई डी आई। मैं अभी नोटेशंस बता दूंगा तुमको कि ये सब जो चीजें हम लिख रहे हैं इन सब बातों का दरअसल मतलब है क्या। देखो एफ आई तो आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी, और समीशन एफ आई मतलब टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपका ये चीज आ जाएगी। अब जो दो बातें तुम्हारे पास सामने नई नजर आई हैं वो दो चीजें आपके पास में क्या है, एक तो चीज नजर आई तुमको कैपिटल ए, मैं इस चीज के बारे में तुमको समझा दूं कि कैपिटल ए हमारा क्या है। देखो मैं इसको बता देता हूं कि जो आपका कैपिटल ए है उसको पढ़ा जाता है बच्चों एज्यूम्ड मीन। क्या बोलेंगे इस बात को, एज्यूम्ड मीन, यानी कि हमारा माध्य होगा, माना गया, जो हम मान लेंगे खुद से। अब ये कैसे माना जाएगा अभी तुमको पता चलेगी। दूसरी बात देखो पहले यहाँ पे अगली चीज होगी बच्चों तुम्हारे पास में डी आई। इस डी आई को पढ़ा जाता है बच्चों डेविएशन। क्या बोलोगे यहाँ पर, इस चीज को पढ़ा जाता है तुम्हारा डेविएशन। डेविएशन को हिंदी में विचलन कहते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर दो चीजों का। अब कैसे पता चलेगा किस चीज का किसके साथ में सब्ट्रैक्शन होगा वो मैं तुमको अभी बताऊंगा। देखो सबसे पहले ये देखो कि इस चीज में आपका क्लास इंटरवल आ गया। पिछली बार तो आपके पास डेटा डिस्क्रीट था, आपने जल्दी से मल्टीप्लाई करके, ये अगर 4 होता तो 4 2 8 लिख देता, इधर पे 6 होता 6 5 30, ऐसे डायरेक्ट हम कर देते। पर बच्चों इस जगह पर ना आपके पास में क्लास इंटरवल आ गया, तो सबसे पहला काम जो आपका इसमें रहता है वो काम ये रहता है कि सबसे पहले आप इस जगह पर मिड वैल्यू को निकालोगे, जो मैं तुमको पीछे समझा रहा था। इस जगह पर सबसे पहले अगर बच्चों इस जगह पे मिड वैल्यू को निकाला गया, जिसका नाम हमारा क्या रहने वाला है, देखो एक्स आई। सबसे पहले हम मिड वैल्यू को निकाल लेंगे इस जगह पर। अब मिड वैल्यू को निकालने का तरीका मैंने तुमको समझाया, इन दोनों बातों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में 6। डिफरेंस आपको पता है कि 4 4 का इनके बीच में डिफरेंस है, तो इनमें भी 6 4 4 का डिफरेंस चलने वाला है, तो उस पूरी बात को आप लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 10, देन आपका ये वाला 14, देन आपका ये 18, उसके बाद ये 22, उसके बाद ये वाला 26, और ये वाली चीज़ आपके लास्ट में रहेगी कितना, ये आ जाएगा लास्ट में उठ करके तुम्हारा 30। 4 4 के डिफरेंस पे हमने इन बातों को उठा उठा करके बना लिया है, ठीक है ना। अब अगली चीज़ को सुनोगे ध्यान से, देखो यहाँ पर अगली चीज़ में आपको क्या करना होता है, अगली चीज़ में आपको डेविएशन को पकड़ना है। डेविएशन बहुत ही आसान सी बात है, जो आप यहाँ पर कैपिटल ए मानोगे जो कि आपका एज्यूम्ड मीन है, उसी एज्यूम्ड मीन में से आपको डेटाज को सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो डी आई होता है बच्चों वो एक्स आई माइनस ए बोला जाता है, यानी कि जो भी आपका मिड वैल्यू आया है, अभी फिलहाल में जो मिड वैल्यू एक्स आई आया है, ये तो क्लास इंटरवल है, इसको एक्स आई नहीं कहेंगे, मिड वैल्यू ये होती है जो पर्टिकुलर नंबर होता है बच्चों। देखो ये जो नंबर्स आए हैं ना, ओवरऑल हमने अनुमान लगाया। आपसे कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है, किस नंबर की आ रही है, हम नहीं बता सकते। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर 3 जो है वो 2 बार आया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 3 आया ही ना हो, 1 और 2 आए हो, केवल 2 नंबर आए, उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों की काउंट करके कंबाइंड फ्रीक्वेंसी टोटल 2 कह दिया। हमें इससे मतलब नहीं है, डेटा जो है ना बच्चों हमारा यहाँ है, इन्हीं के बीच में कहीं पर हमारा मीन लाया करेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूं, जैसे कि मैंने नंबर लिखा 0 से लेकर के 32, बिना कैलकुलेट करे अभी मैं बता सकता हूं कि मेरा मीन 0 से लेकर 32, 16 नहीं कहोगे अभी बच्चों। 16 तब होगा जब हर एक नंबर 111 आउटकम आया हो और सब आए हो, पर यहाँ पर सब भी नहीं आए और सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो इस वजह से उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस जगह पर डी आई को कैलकुलेट करना है। अब डी आई को कैलकुलेट करने का बड़ा ही आसान तरीका है। देखो डी आई को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्स आई माइनस ए लिख दिया। अब आप कहोगे कि बार बार ये ए शब्द आ रहा है, ये है कौन,
बच्चों ए जो होता है वो आपका मिड वैल्यू में से छाटा हुआ, मैं क्या कह रहा हूं देखो, मिड वैल्यू डेटा ये है हमारा, डेटा में से ही मीन आएगा, तो मीन में से ही क्या निकाला जाता है, एज्यूम्ड मीन। हम अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम ये मान रहे हैं कि इन सब की फ्रीक्वेंसी अगर सिंपली उतना ही आउटकम होता, सब का सब इक्वली फ्रीक्वेंसी के साथ काम करती, तो इसका मिड वैल्यू कहीं बीचों बीच लाया करता। अब आप कहोगे कि इसमें टोटल चीजें काउंट करने के बाद टेबल को गिनोगे रो वाइज, तो आपके पास ये टोटल चीजें 8 आएंगी। मैंने एग्जांपल इसीलिए लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो तुमको। अगर टोटल टेबल में चीजें 8 आ रही हैं, 10 आ रही है, 12 आ रही है, ऐसा नंबर आ रहा है जो इवन है, इवन नंबर पे बस इतना छोटा सा काम करोगे, या तो आप फोर्थ वाले को पकड़ लो या फिफ्थ वाले को। मैंने अभी जिस चीज को पकड़ा है वो फोर्थ है, तो ये जो नंबर 14 है ना, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, कैपिटल है, एज्यूम्ड मीन बन चुका है ये वाला, ये तो हमारा एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है ना, xi माइनस a करना है, यानी कि बार बार 2 में से 14 को घटाऊंगा मैं। जब इस जगह पर मैं 2 में से 14 को घटाने जाऊंगा तो मेरे पास में ये नंबर कितना बचेगा, देखो माइनस का 12 बचेगा, ये वाली बात। अब वापस से सोचो 6 माइनस 14 करोगे तो ये माइनस का 8। अब आपको पता चलेगा कि जो यहां पर इंटरवल में डिफरेंस था वही xi में डिफरेंस आया था, तो तेजी में बस ये काम करना शुरू कर देना कि 4 के डिफरेंस के साथ नंबर को लिखना शुरू कर दो। तो ये नंबर आ जाएगा माइनस का 4, मिड में कहीं पर 0 पक्का पड़ेगा, क्योंकि उसी डेविएशन में से वही नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 0 हो जाना है वो। अगली चीज को पकड़ोगे, फिर दोबारा से ये 4, उसके बाद बच्चों ये 8, देन उसके बाद ये आ जाएगा तुम्हारा 12, 12 और ये आ जाएगा तुम्हारा 16। कुछ इस तरीके से हमारा आ गया। अब ऐसे सोचो, अगर ये लास्ट वाला रो ना होता तो टोटल चीजें 7 होती और 7 चीजों में मिड वैल्यू 4 होती, उसमें तो कोई टेंशन नहीं। आप ये कहोगे कि 18 क्यों नहीं लिया, बच्चों 18 भी ले सकते थे, तब भी आंसर हमारा सेम आना था। अब देखो कुछ चीज तक तो हम पहुंच गए, हमने डी निकाल दिया बच्चों, उसके बाद FI DI चाहिए, यानी कि दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन, और वो दो चीजें कौन हो सकती हैं, देखो हम कह रहे हैं इस जगह पर FI DI चाहिए, तो अपने को इन दो बातों को बच्चों, इसको और इसको पकड़ के क्या कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल कैलकुलेशन है, कर लो इस बात को। ये माइनस का 24 आ जाएगा, ये माइनस का 40 आ जाएगा, ये माइनस का 32 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, देन आपका ये 4 4 16 56 आ जाएगा ये, देन आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा 80, और ये आ जाएगा 96 आ जाएगा ये, और ये 16 3 आ जाएगा तुम्हारा ये 48। कुछ ऐसा कुछ ये वैल्यू आ जाएगा। अब मैं तुमको बात करता हूं कि यहाँ पर इसके बाद हमें करना क्या है। इसके बाद बस कुछ नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल बात है। आप पिक कर लोगे सबसे पहले x बार को, मैंने लिखा इस जगह पर x बार, यहां पर सबसे पहले आएगा एज्यूम्ड मीन, दैट इज कैपिटल A। कैपिटल A को अगर मैं पिक करूंगा तो वो वैल्यू हमारा कौन है, देखो वो वैल्यू हमारे पास में 14 है। फिर प्लस में बच्चों समीशन है FI DI का, यानी कि जो हमने ये पोर्शन निकाला ना बच्चों, हमें इसका सम अप चाहिए होगा। मैं देख करके लिख देता हूं बच्चों, कैलकुलेशन वगैरह कर लेना तुम केवल यहाँ पे। इसका जो सम आएगा तुम्हारे पास में, जो ये समीशन FI DI आने वाला है, ये कितना आएगा तुम्हारा 184 आएगा। अपने को जरूरत समीशन FI की भी होगी, तो मैं वो भी सम अप करके लिख देता हूं कि इस जगह पर जो तुम्हारा समीशन FI आने वाला है वो कितना आएगा तुम्हारा, वो आ जाएगा बच्चों 66। बस इन नंबर्स को अब इस जगह पर रख देना है, 184 अपॉन में 66, इसको तुम डिवाइड कर लेना बच्चों। ये तुम्हारा आना चाहिए देखो 16.86 के लगभग तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखो, जब हम मीन निकालेंगे तो 3 तरीकों से उसको देख सकते हैं। हम जल्दी से पीछे देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। इस जगह पर जो सबसे पहला मीन आएगा वो सेंट्रल टेंडेंसी पर अगर चलेगा तो वो बस इस वाली चीज को ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ज्यादा। इसको समझने के लिए बस ये वाला एक क्वेश्चन मैंने करा भी दिया, ये कर भी लेना तुम। इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं बच्चों अभी फिलहाल। इसमें अगली चीज पर हम बात करें, जो हमने मीन ग्रुप डेटा का देखा, बस उसमें FI XI अपॉन समीशन FI आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है वो तो। और जो लास्ट वाली बात देखी, बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल करके हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो बस अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, डेविएशन का मतलब कुछ नहीं होता, पर्टिकुलर डेटा या नंबर में से एज्यूम्ड मीन को, फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूं एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पर डेविएशन का मतलब हर बार ये नहीं होगा। डेविएशन का मतलब हर बार बदलता रहेगा, जो तुम्हारा मेथड होगा उसके हिसाब से हम आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं फिलहाल के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं लेक्चर, उसके बाद की अगली क्लास में कल ले लूंगा तुम्हारे साथ में। तो फिलहाल में इसे कवर अप कर लेना अभी फिलहाल तक के लिए, ठीक है। इसके बाद का जो पोर्शन होने वाला है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी में जानेंगे हम चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है, और इसी बात की कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज भी हम देख लेंगे साथ साथ।